हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 14 शिक्षा यानी कि एजुकेशन पर। सीजीपीएससी ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 और छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय बजट 2026-27 का बुक मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप सीजी बुक्स कार्ट में जाकर के हमारे इस आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट के बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से ही मंगा सकते हैं। सीजी बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप में आपको सीजीपीएससी ई पाठशाला के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, अन्य पब्लिकेशन के बुक अवेलेबल हो जाएंगे। हमारा जो आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो सीरीज चल रहा है उसका सारा कंटेंट आपको इस बुक में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए टॉपिक पे आके ध्यान दीजिएगा। अध्याय 14 शिक्षा। छत्तीसगढ़ में नई शिक्षा नीति 2020। यहां पर जो चीज लिखे हुए है उसको पहले आपको पढ़ करके बताऊंगा, फिर आसान शब्दों में चीजों को आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 5वीं तक के बच्चों को मातृभाषा और स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी, जिसमें छत्तीसगढ़ी सहित गोड़ी, भतरी, हल्बी, सरगुजिया जैसी भाषाएं शामिल होगी। छत्तीसगढ़ के जो आंचलिक क्षेत्र है यानी कि बस्तर संभाग वाला एरिया हो गया, सरगुजा संभाग वाला एरिया हो गया, ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है। वहां के बच्चों को स्कूल में प्रारंभिक स्तर पर उनकी स्थानीय भाषाओं में शिक्षा दिए जाने की बात कही गई है इस नई शिक्षा नीति में। नई शिक्षा नीति में प्री प्राइमरी से 12वीं तक की सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई है। इस नवीन शिक्षा नीति में प्रचलित शैक्षणिक संरचना 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 लागू किया गया है। अभी इससे पहले आप जब स्कूल पढ़े होंगे तो आप 10+2 की संरचना में आपने अपनी पढ़ाई पूरी की है, स्कूली शिक्षा। अब उसका स्थान ले रहा है 5+3+3+4। ये एज ग्रुप की बात की जा रही है। ये एज ग्रुप क्या है आगे आपको टेबल में बताऊंगा। अब सरकारी स्कूलों में 6 की जगह 3 साल की उम्र में प्रवेश दिया जाएगा। 6 की जगह 3 वर्ष के बच्चों को जनरली आपका प्ले स्कूल या फिर आंगनवाड़ी पढ़ाई कराई जाती है। तो आंगनवाड़ी भी अब सरकारी स्कूलों में ही जो है आंगनवाड़ी की व्यवस्था की जा रही है। नर्सरी से पहली और दूसरी कक्षा 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों की पढ़ाई लिखाई जादुई पिटारा के माध्यम से कराई जाएगी। जादुई पिटारा का मतलब थोड़ा सा विजुअलाइज तरीके से, जैसे अगर बच्चों को कोई फ्रूट के बारे में एक्सप्लेन करना है तो उसका कोई डमी लेकर के आ गए, उसके कोई जो है आपके खिलौने लेकर के आ गए, उसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 1 वर्ष में 2 बार किया जाएगा। ये सारे प्रावधान प्रमुख है। अब ये 5+3+3+4 की संरचना क्या है? ये आयु वर्ग है, जैसे कि 5 वर्ष, अगले 3 वर्ष, उसके बाद अगले 3 वर्ष, फिर लास्ट के आपके 4 वर्ष। सबसे पहला चरण है आपका आधारभूत चरण, जिसमें बच्चों को जो है प्रारंभिक 5 वर्ष की पढ़ाई इसमें होगी। बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूलों में 3 वर्ष की उम्र में होगा। ठीक है, सरकारी और प्राइवेट दोनों में ये लागू है। जो आपके बच्चों का जो एडमिशन है ये सरकारी और निजी स्कूलों में अब जो है आपका, अगर उनको प्ले ग्रुप में डालना है, आंगनवाड़ी में डालना है तो 3 वर्ष की उम्र में डाला जाएगा। अगर उनको क्लास 1 यानी कि पहली कक्षा में डालना है तो उनकी न्यूनतम आयु 6 वर्ष होना आवश्यक है। ये प्रावधान कर दिया गया है। ठीक है, 3 से 6 साल की उम्र में जो है ये आंगनबाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका में इनकी पढ़ाई होगी और 6 से 8 वर्ष तक जो है इनकी पढ़ाई पहली और दूसरी कक्षा में होगी। तो अगर आप देखेंगे तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसमें जो है आपके अगले 5 साल की पढ़ाई की बात कही गई है। फिर प्रारंभिक चरण जिसमें 5 जो आपको 5 साल निकल गया, उसके बाद अगले 3 वर्ष जो है 8 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की जो पढ़ाई है इस आपके चरण में होगा, जिसमें कक्षा 3री से 5वीं तक की पढ़ाई होगी। फिर मध्यम चरण, उसके बाद के अगले 3 वर्ष यानी कि 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे इसमें शामिल है, जिन्हें 6वीं से 8वीं तक की पढ़ाई कराई जाएगी। और फिर है आपका माध्यमिक चरण, जिसमें अगले 4 वर्ष यानी कि 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे, जिन्हें 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई स्कूलों में कराई जाएगी। तो ये आपका नया फॉर्मूला आया है एजुकेशन, न्यू आपके एजुकेशन पॉलिसी का। ठीक, नेक्स्ट है पीएम श्री स्कूल योजना। पीएम श्री स्कूल योजना जिसकी शुरुआत कब हुई, डेट इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना। इसकी शुरुआत हुई 19 फरवरी 2024 केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। ठीक है, अभी सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उस समय आपके शिक्षा मंत्री यही थे। 19 फरवरी 2024 को धर्मेंद्र प्रधान जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे उनके द्वारा पीएम श्री योजना की शुरुआत की गई। कहां से किया गया? हमारे छत्तीसगढ़ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार रायपुर से इसकी शुरुआत हुई। इस पीएम श्री स्कूल का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। पीएम से प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये पीएम श्री का फुल फॉर्म है। ठीक है, SHRI, ठीक,
पीएम श्री का फुल फॉर्म। योजना केंद्र सरकार, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकार, स्थानीय निकायों के द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से चयनित मौजूदा स्कूलों को मजबूत करना। पहले से जो है आपके बहुत से गवर्नमेंट स्कूल संचालित है, उनका विकास करना, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे से डेवलप करना। हमारे बहुत से गवर्नमेंट स्कूल का हाल वैसे ही खराब है, भवन जो है टूटे हुए हैं, वहाँ पर आपके पंखा की व्यवस्था नहीं है, बैठने के लिए चेयर की व्यवस्था नहीं है। तो उन्हीं का विकास आपका इस पीएम श्री मौजूदा स्कूलों का विकास किया जाएगा पीएम श्री स्कूल योजना के तहत। स्वीकृति, हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 341 पीएम श्री स्कूलों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें प्रारंभिक चरण में 211, इसको याद रखना, प्रारंभिक चरण में 211, तृतीय चरण में आपके 52 और चौथे चरण में आपका 78 शालाएं स्वीकृत है। आप बोलेंगे द्वितीय चरण क्या है? देखिए, द्वितीय चरण कहीं गया नहीं है। द्वितीय चरण जो है पीएम श्री स्कूल योजना केवल हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये एक केंद्र प्रवृत्त योजना है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है, जो कि पूरे भारत भर में स्कूलों का चयन करके उसका विकास कर रही है। तो अलग अलग चरण में विकास किए जाएंगे। पहले चरण में हमारे छत्तीसगढ़ के स्कूल शामिल है, दूसरे में शामिल नहीं है, तीसरे में और स्कूलों को शामिल किया गया और चौथे में भी शामिल किया गया है। तो पहले चरण में 211, तृतीय चरण में 52 स्कूलों का चयन किया जाएगा और चौथे चरण में जो है 78 स्कूलों को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। पहले चरण का याद रखना 211 और कुल कितने स्वीकृति प्रदान किया जाएगा? 341 स्कूलों का। शालाएं, पहली से 12वीं तक की शालाएं जो है इसमें शामिल है। लक्ष्य, देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों का, देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में 341 और पूरे भारत भर में 14,500 से अधिक स्कूलों का उन्नयन एवं विकास किया जाना इसमें प्रस्तावित है। इसमें अगर सुविधा की बात किया जाए तो पीएम श्री स्कूल योजना में शामिल इन स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उत्कृष्ट विज्ञान प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, व्यावसायिक लैब्स की व्यवस्था होगी। यह है आपका पीएम श्री स्कूल योजना। डेट याद रखना, फुल फॉर्म याद रखना और छत्तीसगढ़ से कितना स्वीकृत है इसे याद रखना, ठीक। नेक्स्ट है चाक परियोजना। चाक परियोजना क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये चाक का फुल फॉर्म याद रखना। चाक के फुल फॉर्म से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। चाक का फुल फॉर्म है छत्तीसगढ़ एक्सेलरेटेड लर्निंग फॉर नॉलेज इकोनॉमी, ठीक है। चाक का फुल फॉर्म क्या है? छत्तीसगढ़ एक्सेलरेटेड लर्निंग फॉर नॉलेज इकोनॉमी, जो कि विश्व बैंक के समर्थन से छत्तीसगढ़ में इसको जो है प्रारंभ किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य थोड़ा समझ लीजिए। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु जारी प्रोटोकॉल के तहत शैक्षणिक संस्थाओं में बच्चों की उपस्थिति पर रोक के कारण जो प्रारंभिक शिक्षा में अधिगम के स्तर में कमी को सुधार करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया। जब कोरोना महामारी का दौर आया था तब लॉकडाउन लग गया था और लॉकडाउन के टाइम पीरियड में स्कूलें बंद हो गई थी। बहुत से बच्चों का जनरल प्रमोशन हुआ था, यानी कि उनका 1 साल बीत जाने के बाद उन्हें एक कक्षा से आगे कक्षाएं प्रवेश दे दिया गया था। अगर कोई बच्चा आपका 5वीं क्लास में था, वो बिना स्कूल जाए उसे 6वीं क्लास से प्रमोशन दे दिया गया। तो बिना पढ़ाई के प्रमोशन हुआ, शैक्षणिक स्तर गिरा, शिक्षा का स्तर गिरा। तो उस शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए विश्व बैंक के समर्थन से चाक परियोजना हमारे छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है। इसके लिए विश्व बैंक के द्वारा जो है 2500 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। इसका क्रियान्वयन 5 साल में इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। जुलाई 2023 से लेकर के सितंबर 2028 तक, ये ईयर याद रखना, जुलाई 2023 से सितंबर 2028 तक इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। उद्देश्य प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना। कोरोना काल में लॉकडाउन था, गुणवत्ता का स्तर गिरा, उसको वापस सुधार करना है उसमें। बजट, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 400 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है और विशेष के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। फुल फॉर्म से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। क्रियान्वयन के आपके वर्ष को याद रखना 23 से 28 और विश्व बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना, जिसे पीएम पोषण के नाम से भी जाना जाता है। पहले ये योजना जो थी ये मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था, ठीक है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जो कि 15 अगस्त 1995 को केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई योजना थी और इस मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का नाम 2021 में परिवर्तित करके प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना किया गया। तो योजना कब से प्रारंभ है, नाम परिवर्तन कब किया गया, इंपॉर्टेंट है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम 15 अगस्त 1995, ठीक है। इसका नाम परिवर्तित करके पीएम पोषण किया गया 2021 में। इसका क्रियान्वयन स्कूली शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है। उद्देश्य 1ली से 8वीं तक
अध्ययनरत छात्र छात्राओं को पका हुआ गर्म पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। विस्तार, प्रदेश के 146 विकासखंड के सभी शासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों एवं स्थानीय निकायों व बाल श्रमिक विद्यालयों में इसका विस्तार है। वित्तीय पोषण, इस योजना में केंद्र सरकार का अंशदान 75%, जबकि राज्य सरकार का अंशदान 25% है। हितग्राहियों की संख्या की बात की जाए तो 2024-25 में 28.36 लाख इससे लाभान्वित हुए हैं। चयन की प्रक्रिया, बाल वाटिका, प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत सभी विद्यार्थी, यहां ध्यान देना बाल वाटिका भी शामिल है, प्राथमिक शामिल है एवं माध्यमिक शालाएं इसमें शामिल है। वर्ष 2021 में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का नाम बदल करके प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना पीएम पोषण योजना इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। हमारे जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की अगर बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में जो गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट प्राइवेट और आपके अशासकीय स्कूलों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल में आपका मध्याह्न भोजन, बच्चों को जो है लंच ब्रेक में उन्हें गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाता है। हमारे अगर दुर्ग जिले की बात करें तो दुर्ग जिलों में ये गर्म पका हुआ भोजन आता है आपके अक्षय पात्र की तरफ से, एक संस्था है जो कि पका हुआ भोजन ला करके देती है। तो वो भी आपका इस पीएम पोषण यानी कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का ही हिस्सा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री अमृत योजना। पिछले साल एग्जाम में आया था। 29 अप्रैल 2016 को इस योजना की शुरुआत की गई। इसका क्रियान्वयन जो है स्कूली शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है और ये मुख्यमंत्री अमृत योजना केवल 2 जिलों में शामिल है। एक है आपका कबीरधाम जिला और दूसरा है बस्तर जिला, केवल 2 जिलों में शामिल है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? सुगंधित मीठा सोया दूध वितरण कर छात्रों को जो है कुपोषण से दूर करना। इसमें क्या वितरित किया जाएगा? अमृत योजना, जिसमें सुगंधित मीठा सोया दूध वितरण किया जाता है छात्रों को उनके कुपोषण को दूर करने के लिए। इसमें प्राथमिक एवं अपर प्राथमिक शालाएं मध्याह्न भोजन के संचार, जब आपके मध्याह्न भोजन लंच के टाइम पे जब मध्याह्न भोजन वितरित किए जाते हैं उसके साथ ये दूध आपका दिया जाएगा। में अध्ययनरत विद्यार्थी जो है इसमें उनका जो है चयन किया जाता है। दूध का वितरण प्राथमिक शाला में 100 मिलीलीटर और अपर प्राथमिक शाला में 150 मिलीलीटर सुगंधित सोया दूध वितरण इसमें किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3,730 विद्यालयों में 2,21,787 लाख छात्र या हितग्राही इससे लाभान्वित हुए हैं। कथन आधारित प्रश्न पूछा गया था। कबीरधाम और बस्तर, इन 2 जिलों में 25-26 यानी कि 2,560 प्राथमिक और 1,170 माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्ययनरत विद्यार्थी जो है इसके हितग्राही की पात्रता रखते हैं। तो ये वाला जो आपका डाटा है ना, अब एग्जाम में डाटा से प्रश्न पूछा जा रहा है। एक तो स्टेटमेंट दिया गया था कब से लागू हुआ, किन जिलों में लागू है, कितनी शालाएं इसके अंतर्गत लाभान्वित है, कितना मिलीलीटर दूध किस आपके शाला में वितरित किया जाता है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अब बेसिक क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से नहीं आते, अब थोड़े से कथन आधारित प्रश्न सर्वे से पूछे जा रहे हैं। ठीक, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं, बहुत सी योजनाएं हैं जिसे टेबुलेशन फॉर्म में सरल शब्दों में, कम से कम शब्दों में मैंने यहां पर आपको टेबल बना करके प्रेजेंट किया है। बुक में भी इसी फॉर्मेट में है और आपको भी इसी फॉर्मेट में पढ़ना है। देखो, भर भर के थ्योरी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। जितना इजी तरीके से आसान शब्दों में, कम से कम शब्दों में पढ़ सकते हैं उतना अच्छा है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और कथन किस प्रकार से बनता है वो भी आपको इस टेबल में ही बताऊंगा आपको। सबसे पहले सरस्वती साइकिल योजना। सरस्वती साइकिल योजना, देखिए ये जो सरस्वती साइकिल योजना है ये बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। कक्षा 9वीं की SC ST BPL वर्ग की बालिकाएं इसके लिए पात्र होगी। SC यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति वर्ग, ST यानी कि अनुसूचित जनजाति वर्ग, शेड्यूल्ड ट्राइब, और देखिए BPL इसमें OBC शामिल नहीं है ना, इसमें BPL की बात की जा रही है, यानी कि बिलो दी पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले आपके परिवार की बालिकाएं। स्कूल आवागमन के लिए निशुल्क साइकिल वितरण किया जाता है। इसमें शासकीय अनुदान प्राप्त आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय इसमें शामिल है। 1,68,078 छात्राएं वित्तीय वर्ष 2024-25 में इसमें लाभान्वित हुई। क्या होता है कि बच्चे लोग का जो आपके जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण आंचलिक क्षेत्र है, वहां पर जो प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर की जो पढ़ाई है वो स्कूलों, वो जो है आपके ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं में संपन्न हो जाता है, लेकिन उन्हें अपर आगे की पढ़ाई करने के लिए, 9वीं की बाद की पढ़ाई करने के लिए
उनको उनके स्कूल काफ़ी दूर होते हैं। ठीक है, 10वीं की पढ़ाई, 11वीं की पढ़ाई, 12वीं की पढ़ाई के लिए जो है उनके स्कूल काफ़ी दूर होते हैं। तो स्कूल दूर होने के कारण बहुत सी बालिकाओं का वहाँ आने जाने में समस्या होती है करके जो माता पिता है उनकी 8वीं के बाद से उनकी पढ़ाई छुड़वा देते हैं। आवागमन में, एक तो आवागमन के में दिक्कत होता है आने जाने में, और शालाएं काफ़ी दूर होती थी। तो इस कारण से जो है आपके सरस्वती साइकिल योजना शुरू किया गया। ठीक है, ताकि बच्चों को, लड़कियों को जो है साइकिल मिल सके और वो साइकिल से खुद से स्कूल आ जा करके अपनी पढ़ाई बिना बाधा के पूर्ण कर सके। तो ये साइकिल कहाँ वितरित किया जाए? कक्षा 9वीं की, जब कक्षा 9वीं में प्रवेश करते हैं, कक्षा 9वीं में प्रवेश के बाद अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बालिकाओं को, ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, कन्याओं को शिक्षा में प्रोत्साहित करने हेतु ये योजना शुरू किया गया। पात्र हितग्राहियों पर मेन ध्यान देना। पात्र हितग्राहियों से प्रश्न पूछा जाता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग की कन्याएं, इसमें अनुसूचित जाति जनजाति है, ना ही ओबीसी शामिल है और ना ही बीपीएल शामिल है। 500 रुपये प्रति वर्ष अगले 10 माह के लिए। 10 माह के लिए क्यों? क्योंकि गर्मी छुट्टियां भी आती है, जो प्रॉपर कक्षाएं हैं वो 10 महीने चलती है। तो 500 रुपये प्रति वर्ष 10 माह के लिए प्रदान किया जाता है। कक्षा 6वीं में प्रथम बार प्रवेशित छात्राएं जो है, ठीक, कक्षा 6वीं में प्रथम बार प्रवेशित यानी कि कक्षा 6वीं के बाद से ये आपके जो योजना है, योजना का लाभ उन्हें मिलेगा। अनुसूचित जनजाति वर्ग के 64,751 छात्राएं और अनुसूचित जाति वर्ग के 28,799 छात्राएं इससे लाभान्वित हुई है वित्तीय वर्ष 2024-25 में। नेक्स्ट है निशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय योजना। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों शामिल है। जो पाठ्य पुस्तक यानी कि जो आपके बुक्स होते हैं, बुक्स का वितरण हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों शालाएं इसमें शामिल है। विद्यार्थियों के लिए निशुल्क पाठ्य पुस्तकें इसमें वितरित किए जाते हैं। कक्षा 1 से 10 तक, 11वीं 12वीं इसमें शामिल नहीं है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक जो है अध्ययनरत समस्त विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी इसके अंतर्गत पात्र होंगे। निशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाएगी। शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय, सभी स्कूल इसके अंतर्गत पात्र होंगे। विद्यार्थी 2024-25 में आपका 52,322 अभ्यर्थी इसके अंतर्गत लाभान्वित हुए हैं। निशुल्क गणवेश प्रदाय योजना यानी कि स्कूल ड्रेस की बात की जा रही है। स्कूल ड्रेस भी मुफ्त में दिए जाते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई हेतु प्रोत्साहित करने के कारण इस योजना की शुरुआत की गई। कक्षा 1 से 8 तक, अब यहां पर ध्यान देना, जो आपकी निशुल्क पुस्तकें है वो कक्षा 1 से 10 तक दिया जाता है। वहीं पर जो शाला गणवेश, जो कपड़े जो है, ये कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को दिया जाता है। शासकीय विद्यालय में 2 सेट गणवेश और मदरसा में 1 सेट गणवेश प्रदान किया जाता है। मदरसा यानी कि जो मुस्लिम वर्ग है उन लोगों की प्रारंभिक जो पढ़ाई है वो मदरसे में होती है। और शासकीय स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को 2 सेट, 2 जोड़ी कपड़ा, स्कूल ड्रेस, और आपके मदरसों में पढ़ाई करने वाले बच्चों को 1 सेट कपड़ा दिया जाता है। शासकीय विद्यालय तथा पंजीकृत मदरसे इसके अंतर्गत लाभान्वित होंगे। इसमें गवर्नमेंट स्कूल की बात हो रही है ना। विद्यार्थी 30.83 लाख विद्यार्थी 2024-25 में इससे लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के मेधावी छात्रों को पढ़ाई में निरंतरता हेतु इस योजना की शुरुआत की गई। स्थायी जाति व निवास प्रमाण पत्र तथा नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी इसमें पात्र होंगे। एक तो उनके पास स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, और वो कंटिन्यू स्कूल में उनका पढ़ाई, नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी जो है इसके लिए पात्र होंगे। 15,000 रुपए एक मुश्त प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किया जाएगा बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट में आए अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के विद्यार्थी। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के विद्यार्थी जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आया है, ठीक, मेरिट लिस्ट में आया है, उन्हें एक मुश्त 15,000 रुपए दिया जाएगा। अनुसूचित जनजाति वर्ग के 672 और जाति वर्ग के 288 विद्यार्थियों को 2024-25 में इस योजना का लाभ मिला। नेक्स्ट है आपका छात्र दुर्घटना बीमा योजना। दुर्घटना की स्थिति में बीमा सुरक्षा, प्राथमिक, उच्चतर, माध्यमिक स्तर प्लस महाविद्यालय, इसमें महाविद्यालय भी शामिल है। महाविद्यालय के छात्र छात्राएं, कॉलेजों की बात हो रही है। अगर जो पढ़ाई के दौरान, जब वो कॉलेज जा रहे हैं उस दौरान जो है, जब वो कॉलेज में उनका एडमिशन है और कॉलेज में आने जाने के दौरान अगर उनका कोई एक्सीडेंट होता है
तो मृत्यु या स्थायी अपंगता यानी कि उनकी डेथ हो जाती है, या उनका कोई पैर फ्रैक्चर हो जाता है, पैर फ्रैक्चर हो गया और इतना डैमेज हो गया कि पैर काटना पड़ गया, तो वो एक स्थायी अपंगता की श्रेणी है। तो उसमें 1 लाख रुपए प्रदान किया जाता है मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार वालों को, और अपंगता स्थायी अपंगता की स्थिति में उस विद्यार्थी को। ठीक, ये और एक है आपका अस्थायी, यहाँ पे कर लेना, अस्थायी अपंगता में 50,000 रुपए, और आपका भैषजिक उपचार यानी कि एकदम क्रिटिकल कंडीशन में एक्सीडेंट हुआ और उसका इलाज में बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा, तो आपके भैषजिक उपचार में जो है आपका 25,000 रुपये प्रदान किया जाता है। शासकीय शालाओं में अध्ययनरत सभी विद्यार्थी इसके अंतर्गत पात्र है। 620 हितग्राही विद्यार्थी जो है इससे लाभान्वित हुए हैं। नेक्स्ट है अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति योजना। अस्वच्छ धंधा व व्यवसाय में लगे परिवार के बच्चों को शिक्षा में प्रोत्साहित करना। अस्वच्छ धंधा का मतलब जैसे कि आपके कचरा साफ करने वाले, नाली साफ करने वाले, मैला ढोने वाले, इनकी बात हो रही है। कक्षा 1 से कक्षा 10 तक ऑनलाइन प्रमाण पत्र के आधार पर इनका चयन किया जाएगा। छात्रवासी को 8,000 रुपये प्रतिवर्ष और गैर छात्रवासी को 3,500 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा। छात्रवासी और गैर छात्रवासी का मतलब हॉस्टल में रहने वाले, और गैर छात्रवासी का मतलब जो घरों से आपके आवागमन करते हैं उनकी बात हो रही है। तो छात्रवासी वालों को 8,000 रुपये प्रतिवर्ष और गैर छात्रवासी को 3,500 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा। और छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन इसमें आवेदन करने की प्रक्रिया है, और ये अभी प्रक्रियाधीन है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय साधन सह प्रवीण्य छात्रवृत्ति योजना। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई योजना है। कक्षा 8वीं में मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी इसके लिए पात्र होंगे। कक्षा 8वीं से 12वीं तक हर महीने 1,000 रुपये की छात्रवृत्ति उन्हें प्रदान की जाएगी। माता पिता की सभी स्रोतों से आय 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष से ज़्यादा ना हो, यानी कि 1.5 लाख से कम उनकी अगर आय है, परिवार की आय है, माता पिता की आय है, तभी 8वीं से 12वीं तक के बच्चों को हर महीने 1,000 रुपये जो है छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना। अब ये क्या है? अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना, जिसकी शुरुआत 9 सितंबर 2025 को इस योजना की शुरुआत की गई, पिछले साल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। श्रमिक परिवार के बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना। श्रमिक परिवार, कक्षा 6 से 12वीं तक निशुल्क आवासीय शिक्षा। इसमें क्या क्या सुविधा मिल रही है उस पर ध्यान देना। एक तो निशुल्क आवासीय शिक्षा की बात हो रही है। दूसरा, इसमें लाभार्थी कौन होंगे? छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण का कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक के बच्चे ही इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। व्यवस्था, राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में इनको प्रवेश दिलाया जाएगा। कक्षा 5वीं में उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की मेरिट सूची बनेगी। टॉप 10 छात्रों को काउंसलिंग के बाद इसमें प्रवेश मिलेगा। इसमें एक तो निशुल्क आवासीय शिक्षा की बात की गई है, साथ ही साथ इसमें प्रवेश शुल्क निशुल्क होगा। शैक्षणिक शुल्क भी इसमें नहीं लिया जाएगा, यानी कि सारे निशुल्क फैसिलिटी, गणवेश, पुस्तक, कॉपी, छात्रावास, भोजन की सुविधा, ये सारे निशुल्क होंगे। शर्त, श्रमिक का कम से कम 1 वर्ष पूर्व पंजीकरण होना आवश्यक है। ये जो आपका श्रमिक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यक्रम कर्मकार कल्याण मंडल की बात हो रही है, इसमें जो पंजीकृत श्रमिक है वो उसका कम से कम 1 साल, पंजीयन का 1 साल पूर्ण होना इसमें आवश्यक है। शर्त, अच्छा शर्त हो गया। उसके बाद दस्तावेज में श्रमिक पंजीयन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, अंक सूची, अध्ययनरत कक्षा का प्रमाण, आयु प्रमाण पत्र और आपका स्व घोषणा पत्र आदि इसमें जो है आवश्यक दस्तावेज होंगे। योजना के अंतर्गत चालू वर्ष में, अभी जो करंट वर्ष है उसमें 100 निर्माण श्रमिक के बच्चों को 14 निजी आवासीय विद्यालयों में निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। अगले शैक्षणिक सत्र में इस योजना का लाभ 200 बच्चों को मिलेगा। कब प्रारंभ हुआ? याद रखना, 9 सितंबर 2025 को ये योजना प्रारंभ हुआ। और किन के लिए है? श्रमिक वर्ग के बच्चों के लिए है। नेक्स्ट है महतारी दुलार योजना। पुरानी योजना है लेकिन आज भी इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 18 मई 2021 को इसकी घोषणा की गई थी, जबकि अधिसूचना जारी हुआ 22 मई 2021 को, और ये लागू हुआ शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से। कोरोना महामारी में मृत व्यक्तियों के बेसहारा एवं अनाथ बच्चों को निशुल्क स्कूली शिक्षा उपलब्धता सुनिश्चित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। पात्र कौन होंगे इस योजना के लिए? जो छत्तीसगढ़ के निवासी है, ऐसे बच्चे जिनके परिवार से कमाने वाले माता या पिता या दोनों की मृत्यु
कोरोना महामारी कोविड-19 में हुई हो, ऐसे बच्चे जो स्कूली शिक्षा प्राप्त करने हेतु आयु संबंधित पात्रता रखते हो, जिनके परिवार में कमाने वाले वयस्क सदस्य न रहने के कारण भरण पोषण की समस्या हो, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी ऐसे बच्चे जिनके माता पिता या दोनों की मृत्यु कोरोना काल में हो गया, वे अनाथ हो गए, उन बच्चों को जो है आपका निःशुल्क स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराता है ये योजना। इसमें जो है शैक्षणिक सुविधा, शासकीय स्कूलों में निःशुल्क स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही साथ छात्रवृत्ति भी प्रदान किया जाएगा। कक्षा 1 से 8वीं तक 500 रुपये प्रति माह 10 माह हेतु, 9वीं से 12वीं तक 1000 प्रति माह 10 माह हेतु, और निजी शाला शुल्क अगर किसी आपके प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराया जाता है तो 1,09,000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है उच्च शिक्षा विभाग। उच्च शिक्षा विभाग जिसमें आपको यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 9 आपके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी यानी कि 9 शासकीय विश्वविद्यालय है और 18 निजी विश्वविद्यालय है। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। अच्छा, पहले देख लीजिए, ये विश्वविद्यालय हो गया। दूसरा महाविद्यालय, महाविद्यालय का मतलब कॉलेज। यहाँ पर आपका शासकीय महाविद्यालयों की बात की जाए तो 343 और अशासकीय महाविद्यालय की बात किया जाए तो वो है 326। यहाँ पे फ्लो डायग्राम में थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ है। फ्लो डायग्राम थोड़ा सा ऐसे बनाना, शासकीय का ये और निजी का ऐसे बनाना, यहाँ पे गड़बड़ी हुआ है, इसको सुधार करना। अगर आप इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं ना। आपके 9 कौन कौन से हैं? पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर, शहीद महेंद्र कर्मा यूनिवर्सिटी जगदलपुर, संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी अंबिकापुर, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी बिलासपुर, हेमचंद यूनिवर्सिटी दुर्ग, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता यूनिवर्सिटी रायपुर, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर और शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़। ये 9 आपके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। ठीक, और अगर हम बात करें प्राइवेट, इसको भी काट करके यहाँ पे निजी करना। ठीक है, इसे काट करके यहां पर निजी करना। निजी विश्वविद्यालय की संख्या, निजी विश्वविद्यालय से प्रश्न तो नहीं पूछे जाते, लेकिन हाँ यहां पर ध्यान देना। यहां पर जो मैंने बुक में लिखा है, यहां पर मैंने लिखा है 18, जबकि टेबल में है टोटल आपके 17। 17वां मैंने लिखा है श्री दाऊद जी विश्वविद्यालय ग्राम बेलवाडीही और अभनपुर रायपुर, और एक 18वां और लिख लेना। 18वां है आपका जगरानी देवी, जगरानी देवी विश्वविद्यालय 12 द्वार जिला शक्ति, इसको ऐड कर लेना। ठीक है, टोटल 18 आपके प्राइवेट यानी कि निजी विश्वविद्यालय है। नाम पढ़ सकते तो देख लीजिए। मैथ्स यूनिवर्सिटी रायपुर, डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी बिलासपुर, कलिंगा यूनिवर्सिटी रायपुर, ICFAI यूनिवर्सिटी दुर्ग, ITM यूनिवर्सिटी रायपुर, MET यूनिवर्सिटी रायपुर, OP जिंदल रायगढ़, ISBM यूनिवर्सिटी गरियाबंद, KK मोदी दुर्ग, देव संस्कृति यूनिवर्सिटी दुर्ग, AFT यूनिवर्सिटी रायपुर, श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी रायपुर, श्री महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी बिलासपुर, भारती यूनिवर्सिटी दुर्ग, शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भिलाई दुर्ग, आंजनेय यूनिवर्सिटी आरंग, श्री दाऊद जी यूनिवर्सिटी रायपुर, और 18वें नंबर का है जगरानी देवी यूनिवर्सिटी बाराद्वार शक्ति। ठीक, नेक्स्ट है आपके तकनीकी शिक्षा कृषि एवं अनुसंधान चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय। देखिए, वर्तमान में हमारे राज्य में 4 छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी CGIT क्रमशः जगदलपुर, जशपुर, कवर्धा और रायगढ़ में संचालित है। इसको याद रखना। IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संचालित किया जा रहा है 4 स्थानों में, जगदलपुर यानी कि बस्तर जिला, जशपुर, कवर्धा और रायगढ़। ये 4 स्थान के नाम याद रखना, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक स्थान में आपका छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संचालित नहीं है? 2 आपके शासकीय, 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे तकनीकी विश्वविद्यालय की बात हो रही है ना, आपका 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रायपुर, 1
छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई, एक विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबिकापुर में और 20 निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय की कुल प्रवेश क्षमता 11,528 के साथ संचालित है। आपके लिए CGIT ही इंपॉर्टेंट है, बाकी याद नहीं करेंगे तो चलेगा। सेकंड है आपका CPET, जिसका पहले देखिए CPET का फुल फॉर्म क्या है। CPET का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। इसका 2020 में नाम परिवर्तित करके इसका नाम रखा गया है केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्था। CPET ही है, CIPET यही इसका नाम है। अगर इसका विस्तार, पहले इसका विस्तार था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अब इसका जो नाम का विस्तार क्या है, C से सेंटर, I से इंस्टीट्यूट ऑफ, P से पहले प्लास्टिक था, अब हो गया पेट्रो रसायन, E से इंजीनियरिंग और T से टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी। तो नाम परिवर्तित हो चुका है। CPET का फुल फॉर्म क्या है पूछा जाए तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म है। इसका जो मुख्यालय है ये है आपका चेन्नई के गिंडी में। ठीक, हमारे छत्तीसगढ़ में 2 स्थान पर संचालित है, एक रायपुर के भनपुरी में वर्ष 2016 से और कोरबा जिला के स्याहीमुड़ी में वर्ष 2019 से यह संचालित है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 20 जनवरी 1987 को इसकी स्थापना हुई। इसके स्थापना वर्ष से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। 20 जनवरी 1987 को इसकी स्थापना हुई। प्रदेश में कृषि एवं संबंधित विषयों में शिक्षा अनुसंधान एवं प्रसार करना संचालित। इस इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कुल 28 शासकीय महाविद्यालय, 11 निजी महाविद्यालय, 9 अनुसंधान केंद्र और 27, ये प्रश्न पूछा गया है, 27 कृषि विज्ञान केंद्र विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित है 2024-25 तक की स्थिति में। अगर हम शासकीय चिकित्सा शिक्षा की बात करें यानी कि मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कहाँ कहाँ पर है देख लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर, आपका सिम्स यानी कि छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस बिलासपुर, स्वर्गीय बलीराम कश्यप मेडिकल कॉलेज जगदलपुर, स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल मेडिकल कॉलेज रायगढ़, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव, शासकीय मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर, स्वर्गीय चंदुला चंद्राकर मेडिकल कॉलेज दुर्ग, शासकीय मेडिकल कॉलेज कांकेर, शासकीय मेडिकल कॉलेज कोरबा, शासकीय मेडिकल कॉलेज महासमुंद। इसमें एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है, आपको बस याद रखना है कुल कितने आपके जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है तो 10, और प्राइवेट कॉलेजों की बात करें तो शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भिलाई, रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर, श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर, रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज नवा रायपुर, अभिषेक मिश्रा मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च संस्था, ये है आपके दुर्ग में। प्रस्तावित हमारे छत्तीसगढ़ में कुनकुरी, मनेन्द्रगढ़ और दंतेवाड़ा में भी आपके शासकीय मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है। इसके अलावा मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना, कुछ आपकी योजनाएं हैं। वैसे तो ये सामाजिक सेवा वाले जो आपका चैप्टर है उसमें आता है, लेकिन यहाँ पर अभी एजुकेशन की बात हो रही है तो इसको यहीं पे कवर कीजिए। कुछ संस्थान है जो कि अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जैसे है आस्था नक्सल हिंसा में जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनके लिए कार्य करने वाली संस्था है जिसका नाम है आस्था। जो नक्सल हिंसा में जो बच्चे अनाथ हुए हैं उन्हें आवासीय गुरुकुल का मतलब जहां पर बच्चे रह करके पढ़ाई करते हैं, गुरुकुल में रहते भी है, गुरुकुल में उनके खाने की व्यवस्था होती है, यानी कि एक आवासीय विद्यालय, आवासीय गुरुकुल जिसमें कक्षा 1 से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा के साथ आवास, भोजन, खेल, मनोरंजन की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ये संचालित होता है आपका दंतेवाड़ा जिले में, दंतेवाड़ा जिले में ये संचालित है। उसके बाद निष्ठा जो है नक्सल हिंसा प्रभावित क्षेत्र के बच्चे इस निष्ठा संस्था के लिए जो है आपका पात्र होते हैं। ये जो निष्ठा संस्था है ये आपके गवर्नमेंट यानी कि शासन और एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दोनों के द्वारा जो है ये संचालित होती है। कक्षा 1 से 12वीं तक जो 12वीं तक निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश इसमें बच्चों का कराया जाता है। किन बच्चों का? जो नक्सल हिंसा प्रभावित क्षेत्र में जो बच्चे रहते हैं उन बच्चों का कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक निजी प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। शिक्षण शुल्क का 25% निजी संस्थानों को प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है। राजनांदगांव में पहला आपका निष्ठा संस्था खोला गया
और रायपुर में, लेकिन 2020-21 में यह योजना बंद कर दी गई। नेक्स्ट है प्रयास। प्रयास काफी इंपॉर्टेंट है, प्रयास से क्वेश्चन पूछा गया है। प्रयास क्या है? नक्सल हिंसा प्रभावित क्षेत्र के बच्चे इसमें लाभान्वित होंगे। नक्सल प्रभावित 16 जिले के 10वीं उत्तीर्ण छात्र, ऐसे बच्चे जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और वे बच्चे 10वीं उत्तीर्ण कर चुके हैं, 10वीं पास कर चुके हैं, वे ही इस योजना, इस आपके प्रयास संस्था के लिए पात्र होंगे। उन्हें आवासीय विद्यालय दिया जाएगा 11वीं 12वीं के लिए, ठीक है। 10वीं पास होने के बाद 11वीं 12वीं के आवासीय विद्यालय दिया जाएगा, प्लस विशेष कोचिंग की सुविधा होगी। जैसे कोई IIT, JEE, आपका PET, नीट, क्लैट, अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें विशेष कोचिंग की सुविधा भी दी जाती है इस प्रयास संस्था के द्वारा। हमारे प्रदेश में कुल 17 स्थानों पर प्रयास संस्था संचालित है, जिसे प्रयास विद्यालय कहा जाता है, प्रयास आवासीय विद्यालय कहा जाता है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 13, जाति वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 2 और OBC वर्ग के लिए 2, ठीक। रायपुर में 4 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित है, दुर्ग में 2, बिलासपुर में 2, इसके अलावा बस्तर, सरगुजा, कांकेर, कोरबा, जशपुर, बालोद, रायगढ़, राजनांदगांव और बलरामपुर में 1-1 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित है। 20 जुलाई 2010 को रायपुर के गुड़ियारी में पहला प्रयास आवासीय विद्यालय खोला गया था। नेक्स्ट है सहयोग। सहयोग जो है ये भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों के लिए सहयोग आपका एक संस्था संचालित है। 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। दंतेवाड़ा इस योजना का योजना मुख्यालय है। उड़ान जो आपका एक संस्था भी है, एक कार्यक्रम भी है, जो कि बैगा जनजाति के बच्चों को, बैगा जनजाति जो कि मैकाल पर्वत श्रेणी वाले क्षेत्र में निवास करते हैं, निजी क्षेत्र के स्कूलों में प्रवेश दिलाना इस उड़ान संस्था का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है एकलव्य। एकलव्य एक आवासीय विद्यालय है जिसमें अनुसूचित जनजाति, इसमें ध्यान देना केवल शेड्यूल्ड ट्राइब की बात हो रही है। अनुसूचित जनजाति विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजाति, एक तो शेड्यूल्ड ट्राइब और दूसरा PVTGS, ठीक है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। हमारे छत्तीसगढ़ के विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजाति समूह, बैगा, अबुझमाड़िया, कमार, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, इनकी बात हो रही है। जवाहर नवोदय विद्यालय के तर्ज पर आवासीय विद्यालय, जो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय है उसमें हर वर्ग के बच्चे जो है प्रवेश ले सकते हैं, साल में एक बार उसका एग्जाम होता है। लेकिन एकलव्य में केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग और PVTGS जो ग्रुप के बच्चे हैं वही इसमें आपके, उन्हें ही इस स्कूल में एडमिशन मिलता है। 6वीं से 12वीं तक की पढ़ाई इसमें होती है एकलव्य में। कुल 2024-25 तक की स्थिति में कुल 75 एकलव्य आवासीय विद्यालय संचालित है, जिसमें से 10 कन्या, 6 बालक और संयुक्त रूप से जिसमें आपके बालक और बालिकाएं दोनों हैं 59 आपके संयुक्त, तो टोटल 75 आवासीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय 24 जिले में संचालित है, जिसमें 25,860 सीटें स्वीकृत है, ठीक। तो ये था आपका अध्याय 14 शिक्षा, यहाँ पर होता है समाप्त। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।